हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है। सपोज मेरे पास में ये सरफेस है। इस सरफेस में टोटल सरफेस एरिया कितना है? एस। तो इसका स्मॉल सरफेस एरिया कितना होगा? ds। ठीक है, कितना सरफेस होगा? ds। अब इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो वेक्टर होगा उसको डिपेंड करते हैं, हमेशा याद रखना, नॉर्मल टू द सरफेस डिपेंड करते हैं। इसका जो वेक्टर होता है वो कैसे डिपेंड करेगा? हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर है ना, क्या होता है, अगर कोई वेक्टर है तो उसको कैसे लिखोगे? हमेशा कोई वेक्टर है तो उसकी स्केलर क्वांटिटी, उसका क्या होगा, उसके साथ में उसका यूनिट वेक्टर भी होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये तो सरफेस कैसी थी? ऐसी रखी थी और उसके ऐसी सरफेस रखी हुई थी और उसके ऊपर क्या है, उसका जैसे मेरे पास है ना ये पूरा सरफेस है, तो मेरे पास है ना उस स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया, तो उसके जो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। ये ऐसी सरफेस है, उसका नॉर्मल टू द सरफेस होगी उसके ds वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखो मेरे पास है ना दूसरा, मैंने है ना कोई सा भी सरफेस ले ली, ये सरफेस कंसीडर कर ली, एंड और स्मॉल सरफेस एरिया है ds। स्मॉल सरफेस एरिया क्या है? ds। तो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या रहेगी? नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सरफेस के नॉर्मल ही रहेगी और वो कैसे डिपेंड करेगी? ds इंटू एन कैप, उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है। चाहे कैसी भी सरफेस हो, ये दुनिया के रूल अपना लेना आप, क्योंकि आगे बहुत सारे सरफेस आएंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस, प्लेन सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस, कुछ भी आएंगे। अगर आपने उस पर कुछ सरफेस है अगर ऐसी भी रखी है, सपोज ऐसी सरफेस है, ऐसी भी सरफेस रखी हुई है और मैंने छोटा सरफेस एरिया लिया है, तो बोला कि छोटा सरफेस एरिया अगर ds है तो उसका जो है ना ds वेक्टर की जो डायरेक्शन वो रहेगी, वो नॉर्मल टू द सरफेस रहेगी। कभी भी इस सरफेस के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखेंगे आप? ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो लिख लेना एक लाइन इंपॉर्टेंट, अ डायरेक्शन ऑफ अ प्लेन एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन। और एक और की पॉइंट लिख लेना, इन अ प्लेन एरिया एलिमेंट हैज बीन represented by a normal vector ds vector and n cap is a unit vector along the normal to the planar area ds vector। ठीक है। तो ds वेक्टर इक्वल्स टू क्या बना देना उसका? ds वेक्टर इक्वल्स टू ds इंटू एन कैप। ठीक है। मैंने ये बताया है क्योंकि आगे पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ तक पहुंचने वाले हैं, तो गॉस लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए। तो मैंने पहले क्या बताया? एरिया वेक्टर। सरफेस कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी रखी हो, अगर मैंने उसका स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया है तो उसके जो एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगी। ठीक है। अच्छे से बात सुन लेना, अच्छे से समझ लेना इस चीज को। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आगे चलता हूं, ध्यान सुनो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, डेफिनेशन लिख लेना, द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। मतलब क्या है? टोटल किसी भी स्मॉल सरफेस एरिया के अंदर से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो मैंने कंसीडर कर ली है, मेरे पास ये एक सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस है और इसमें से मेरे पास है ना एक स्मॉल सरफेस एरिया ds है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इस ये ऐसा रखा हुआ है। ठीक है। अब इसकी ना जो सरफेस एरिया में छोटा सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसी, मतलब बाहरी साइड में ऐसी रहेगी ds वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है। अब आता है इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है। क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है। ठीक है। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी? एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? थीटा इक्वल टू 0।
ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ के रखना कि ना फ्लक्स कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में तो इनके पीछे थीटा कितना है, 0। डेफिनेशन ये है, द टोटल लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं कि यही सरफेस है, ठीक है, यही सरफेस है, और इसी में मेरे पास स्मॉल सरफेस एरिया कितना ले लिया मैंने, ds ले लिया। ठीक है, अब एक बात आपको पता है, ये ds वेक्टर की डायरेक्शन तो यही रहेगी, ठीक है, लेकिन अपने पास में मैं ना लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। लाइन्स ऑफ फोर्स को एक काम करते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी ही आ रही है, ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स को मैंने चेंज कर दिया। तो एक बात समझ में आ रही है कि आगे चलते इसका डायग्राम बनाते हैं, तो देखो एक चीज समझ में आ रही है कि देखो ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो रही है, और यहाँ पे है ना क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल थीटा मिल रहा है। तो यहाँ पे है ना इसका एन के मतलब यूनिट वेक्टर किसका, ds वेक्टर यहाँ पे लगाया गया, तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना एक कंपोनेंट डिवीजन होगा। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपन ने देखा था कि ना ई और ds के बीच में कुछ भी एंगल नहीं बन रहा था, थीटा और 0 था। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जाए तो वो कंपोनेंट डिवाइड करेगी। तो कंपोनेंट डिवाइड करेगी तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो मुझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है, ds है, सरफेस एरिया कितना है, ds है, और जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, e cos थीटा। तो दोनों मिलके मुझे क्या ला के देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सुन लेना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई, फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई। क्लियर है। तो देखो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, तो उसको अब देखो ये स्मॉल सरफेस एरिया के लिए और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, डी फाई। क्लियर है। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई cos थीटा इंटू ds। तो इसका मतलब एक कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस cos थीटा। क्या मिलेगा, ई डी एस cos थीटा। डी फाई ई इक्वल्स टू, देखो कुछ लग रहा है, ए बी cos थीटा, तो क्या वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि ना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर मिलता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई। तो द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट थिंग चलते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब देखो लाइन्स ऑफ फोर्स आपको पता है ऐसी जाएगी, ठीक है, ये जाएगी ऐसी, वो यहाँ पे भी लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स गई है, ठीक है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स गई है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है। देखते जाइए आप लोग। ठीक है, चलो आगे चलते, बहुत मजेदार चीज है। मेरे पास में यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds, एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds। एक बात बताओ, ds की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी। मैंने स्मॉल सरफेस एरिया ds लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है और ds भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, 0। तो मेरे पास में डी फाई ई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या मिलेगा, ई डी एस कॉस 0, क्योंकि एंगल कितना है, 0 है। तो देखो डी फाई ई इक्वल्स टू मेरे पास मिलेगा यहाँ पे ई डी एस। ठीक है, क्या मिला यहाँ पे, ई डी एस। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, फ्लक्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। अब देखो इधर वाले पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी है, यहीं पे नॉर्मल टू द सरफेस होती है, मैंने आपको बताया था, इनसाइड तो जाएगा नहीं सरफेस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनसाइड द सरफेस, अंदर साइड में आ रही है ना लाइन्स ऑफ फोर्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट ये, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, किस वाले, इस वाले केस में। सो वी गेट डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 180।
कितना होगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 180, डी फाई इक्वल टू व्हाट माइनस ई डी एस, क्या होगा माइनस ई डी एस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो नेगेटिव फ्लक्स है, इसका मतलब ये पता चल गया कि जो फ्लक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के फ्लक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, कितने टाइप्स के फ्लक्स हो गए, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है, और सेकंड वन इज नेगेटिव फ्लक्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ठीक है, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ठीक है, वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी, ठीक है। ये क्या, ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स, क्या बता रहा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, फ्लक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखते चले जाना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट, ठीक है, क्या बोला मैंने, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट, इनसाइड इट, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको याद हो तो फाई यहाँ पे है ना मेरे पास, हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या कर रहे हैं अपन, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू कितना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने फाई का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे बता देता हूँ मैं, देखो इसका जो है ना मेरे पास में क्या करना है, यहाँ पे तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ, डी फाई ई इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है सरफेस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे भी होगा सरफेस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा ओनली फाई ई बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली फाई ई, और ये ई बाहर निकल जाएगा तो डीएस का क्या होगा सरफेस इंटीग्रेशन। तो सारे क्वेश्चनों में यही काम करना है, देखना आगे एप्लीकेशन आने वाली है तो उसमें यही सब काम आने वाला है, मोस्ट आईएमपी स्टेप से सब जगह यही फॉलो होगी, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया चेंज होता रहेगा और फॉर्मूला चेंज होता चला जाएगा सारे सरफेस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा था तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया कि देखो फाई का फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर, ई का तो इंटीग्रेशन करना नहीं, तो दोनों कंबाइंड लिखा हुआ है मैंने, कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया उसका स्टेटमेंट, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब है ना क्या करते हैं, एक और चीज प्रूव करते हैं इसको, ठीक है, कैसे प्रूव करना है, बोला कि स्टेटमेंट तो बोल दिया आपने, प्रूफ तो बताओ। अब ये क्या है सरफेस इंटीग्रेशन है बेटा, है ना, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं फिजिक्स में, इंटीग्रेशन इज सम यूज करते हैं हमेशा, कि स्मॉल सरफेस एरिया के लिए फाइंड आउट करें फिर टोटल करना, तो क्या कर देते हैं उसको इंटीग्रेट कहते हैं, आपने फिजिक्स में ये यही होता है, ठीक है। अब देखो इसको क्या कहते हैं, एक मेरे पास ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, और इसके अराउंड पता है क्या, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय, यहाँ से एक काम करते हैं, किस पॉइंट पे कुछ है ना, ये सम पॉइंट ले लिया, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो ले ली, कंसिडर कर ली कितनी आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, हाँ ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, मैंने बोला था ये जो डिस्टेंस है ये क्या कंसिडर कर ली मैंने आर, ठीक है। इस पॉइंट पे अब देखो ये जो अपने पास है ना, ये मेरे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सपांड होगी, पूरे स्फेरिकल टाइप से चारों तरफ फैलेगी, ठीक है, मतलब ऐसे पॉइंट चार्ज रखा हुआ तो उसको चारों तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फेरिकल सरफेस हो जाए, तो एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बन जाएगी, ये जो सरफेस बन गई पूरी गोल स्फेयर जैसी बॉल जैसी, तो वो एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बन गई, तो दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, क्या कौन सा सरफेस रहेगी वो गॉसियन सरफेस, उसका नाम क्या दिया गॉसियन सरफेस, याद रहेगा,
ठीक है, अगर आप चाहो तो डेफिनेशन में लिख सकते हो एन गॉसियन सरफेस की, ठीक है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस, any hypothetical closed surface enclosing a charge, enclosing a charge is called Gaussian surface of that charge, ठीक है, enclosing ENCLOSING वाला, ठीक है, any hypothetical closed surface enclosing a charge is called Gaussian surface of that charge, ठीक है। चलो अपने को ये गॉस लॉ प्रूव करना है, ठीक है, चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, देखो ये गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस, इसमें स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिए, ठीक है, एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिए, तो इस स्मॉल सरफेस का, ये स्मॉल सरफेस है, तो ये स्मॉल सरफेस का मतलब कितना, क्या वेक्टर रहेगा इसका, डीएस वेक्टर है, तो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, ये, ठीक है। अब ये हो गई डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये मैंने बताया था आज ही, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज रखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ऐसा एक्सपांड होगा, पूरा ऐसा एक्सपांड होगा, तो देखना ध्यान से, इमेजिन करो, तो ऐसा एक्सपांड होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर साइड में ऐसे एक्सपांड होगी, ठीक है, वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो जाएगी नहीं, तो वो भी है ना इसी डायरेक्शन में एक्सपांड होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज रखा वो पूरा ऐसा एक्सपांड होता है, तो मेरे पास में भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, समझ में आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इमेजिन करो एक सेंटर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और है ना मतलब सरफेस कंसीडर कर ली, तो सरफेस की जो डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगी, और अपने पास में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बाहर की तरफ एक्सपांड होगी, तो दोनों के बीच एंगल कितना मिलेगा, जीरो, ठीक है, कोई भी इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा है, तो एंगल कितना रहेगा, जीरो। अब मेरे पास है ना क्या बोला, स्टेटमेंट जो है, मुझे 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट प्रूव करना है, किसको, फ्लक्स निकालना है। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बच्चे, डी फाई ई, मैं क्या करता हूँ, पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो देखो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना बोला मैंने, जीरो, तो कॉस जीरो हो गया। अब दो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस, कॉस जीरो कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो क्या करो, फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, तो इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे तो मिलेगा फाई ई, और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, तो इंटीग्रेशन होगा इसका, तो यहाँ पे ई डी एस मिलेगा। अब देखो आगे चलते हैं, तो फाई ई इक्वल्स टू, ई को क्या कर देते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ई की वैल्यू क्या निकाल कर रखी थी आपने, ई इक्वल्स टू 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, डी एस, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, फाई इक्वल्स टू 1, देखो सरफेस इंटीग्रेशन इसका होने वाला है, ये किसी काम के नहीं, चलो बाहर निकलो, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल डीएस का, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अब देखो चलो आगे चलते हैं, नोट कर लेना सभी, देखो स्टेप आएगी, फाई ई इक्वल्स टू क्या है, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। एक बात बताओ, ये सरफेस एरिया टोटल चाहिए, तो ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ये स्फेरिकल शेप है, और इसकी रेडियस कितनी, मतलब डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर रेडियस ही है ना इसकी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr², क्या होता है, 4πr²। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4πr², टोटल सरफेस एरिया। तो देखो 4 से 4 कैंसर, 5 से 5 कैंसर, इससे कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसर, देखो फाई ई इक्वल्स टू, देखो क्या मिला आपको, क्यू मिला, और ये 1/ε0 मिला, तो देखो क्या हुआ, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाय ε0 हो गया, बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस लॉ जो भी आपको है ये प्रूव्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसकी आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कूलम्स लॉ को भी प्रूव करते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन के बाद एक टॉपिक और करके ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, थैंक यू सो मच। आराम से करिए, रोज रिवाइज कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए। अगर आपको पुरानी चीजें क्लियर नहीं होती तो एक बार प्लीज बार बार पुरानी वीडियो देखिए, आपको क्या जा रहा है, आप आराम से बैठ के देखिए और समझिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।